नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने हम्बोल्ट और रिटर के विचारों की तुलना की थी, जिसमें हमने उसकी समानताएं और विषमताओं पर बात की थी। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है, उससे पहले हम दोस्तों ये देख लेते हैं कि जो खोज यात्री रहे हैं या जो विद्वान रहे हैं उनका क्रम क्या है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके सीधे सीधे क्रम बताने के लिए पूछ लिया जाता है, तो उसे भी हम देख लेते हैं। जो खोज यात्री थे उनका क्रम क्या था, पहले से लास्ट की तरफ है। पहले मार्को पोलो आए, फिर क्रिस्टोफर कोलंबस थे, फिर वास्को डिगामा आए, फिर फर्डिनेंड मैगलन थे, जॉन कैबेट थे, फिर अमेरिगो वेस्पुक्की, फ्रांसिस ड्रेक आए, फिर हडसन, फिर तस्मान और फिर कैप्टन कुक थे। ये खोज यात्रियों का क्रम है। ठीक है, इसी प्रकार आपका जो पुनर्जागरण काल था उसके भूगोलवेत्ताओं का भी क्रम है। पीटर एपियन, गर्डार मर्केटर, सेबेस्टियन मुस्टर, फिलिप कलुवेरियस, नथैलियन कारपेंटर। ठीक है, और इसके बाद थे बर्नहार्ड वारेनियस। ये पुनर्जागरण काल के भूगोलवेत्ताओं का क्रम था। इसके बाद दोस्तों 18वीं शताब्दी के जो जर्मन भूगोलवेत्ता थे उनका क्रम। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपका, यहाँ से क्रम बताने के लिए पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो एंटन फ्रेडरिक बुश्चिंग, क्रिस्टाफ गटरेरर, रीनहार्ड फॉस्टर, जॉर्ज फॉस्टर और इमैनुअल कांट। ये 18वीं शताब्दी के भूगोलवेत्ताओं क्रम था। इसके बाद नाम आता है आधुनिक जर्मन भूगोलवेत्ताओं का क्रम। ये दोस्तों ऊपर वाला अगर इम्पोर्टेंट था तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। पहले नंबर पे थे अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, फिर कार्ल रिटर आए, फिर आस्कर पेशेल, फर्डिनेंड वान रिchthofen आए इसके बाद, फिर फ्रेडरिक रेडजेल, अल्फ्रेड हेटनर, अल्बर्ट पेंक, वाल्टर पेंक, कार्ल हाउसोफर, वाल्टर क्रिस्टालर, आटो स्लूटर और कार्ल ट्रॉल। ठीक है दोस्तों, इनमें दोस्तों जो सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है वो आस्किर पेशेल से लेकर के हेटनर तक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद ही रखना है। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों उत्तर शास्त्रीय जर्मन भूगोल की, यानी कि पोस्ट क्लासिकल जर्मन ज्योग्राफी। इससे पहले दोस्तों हमने भौगोलिक विकास के काल का एक चित्र आपको दिखाया था और उसमें बताया था कि जो चिरसम्मत या शास्त्रीय काल है वह 600 बीसी से 300 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, इसके बाद आता है मध्यकाल, जो कि 300 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, मध्यकाल को 3 भागों में बांटा था हमने। पूर्व काल जिसका समय था 300 से 700 ईस्वी तक, अंतर मध्यकाल जिसका समय था 700 से 1100 ईस्वी तक, उत्तर मध्यकाल या पुनर्जागरण काल जिसका समय था 1100 से लेकर के 1700 ईस्वी तक। ठीक है, इसके बाद था पूर्व आधुनिक शास्त्रीय काल जो 18वीं शताब्दी है। इसके बाद था आपका चौथा नंबर आधुनिक काल जो कि 19वीं शताब्दी है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, उत्तर शास्त्रीय जर्मन काल। ठीक है, देखते हैं। आधुनिक भूगोल के संस्थापक, ये आपको पता ही है, हम्बोल्ट और कार्ल रिटर। आधुनिक शास्त्रीय काल के दोनों महान भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट और रिटर की मृत्यु ही वर्ष 1859 में हुई थी, और यहाँ पे हमने बताया था इसी वर्ष हेटनर का जन्म हुआ था और डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक प्रकाशित हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। हो जाने के साथ ही भूगोल के शास्त्रीय काल का अंत हो गया। ठीक है, किनकी मृत्यु के बाद, हम्बोल्ट और रिटर की मृत्यु के बाद। परवर्ती भूगोलवेत्ताओं यानी कि इनके बाद के जो भूगोलवेत्ताओं पर रिटर द्वारा संस्थापित संप्रदाय का प्रभाव अधिक पड़ा और उनके अनुयायियों ने भौगोलिक अध्ययनों में ऐतिहासिक पक्ष पर रिटर से भी अधिक जोर दिया था। यानी कि जो रिटर थे वे भौगोलिक अध्ययन में ऐतिहासिक पक्ष पर ज़्यादा जोर देते थे।
ठीक है, आगे देखते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, ठीक है, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध आपको बताया था कि 1850 के जो पहले का समय यानी कि 50 से पहले का समय आपका उत्तरार्ध कहलाता है और 50 से बाद का समय पूर्वार्ध कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रादेशिक भूगोल तथा मानवीय पक्ष के अध्ययन पर अधिक बल दिया गया। यद्यपि क्रमबद्ध भूगोल और प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन भी प्रचलित रहा, लेकिन मानव भूगोल पर और प्रादेशिक भूगोल पर अत्यधिक जोर दिया गया था। 19वीं शताब्दी के अंतिम 4 दशकों में जर्मनी में शैक्षिक भूगोल में अधिक तेजी से परिवर्तन हुए, अतः इसे भौगोलिक इतिहास में क्रांति काल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी दोस्तों ये आपको याद रखना है कि भौगोलिक इतिहास में क्रांति काल किसे कहते हैं, तो 19वीं शताब्दी के अंतिम 4 दशकों को, यानी कि 1860 से 1900 तक का समय भूगोल के विकास में क्रांति काल के नाम से जाना जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। इस काल के भूगोल की इस काल में जो भूगोल थी कि भूगोल की नवीन संकल्पनाओं और नई शाखाओं का भी उदय हुआ था। कब? क्रांति काल में। चलिए देख लेते हैं उत्तर शास्त्रीय जर्मन जो काल के जो जर्मन भूगोलवेत्ता थे वे कौन कौन से थे। आधुनिक शास्त्रीय काल के पश्चात भौगोलिक कार्य तथा चिंतन में परिवर्तन का सर्वाधिक श्रेय पेशेल और रिच्टोफेन को दिया जाता है। पेशेल, रिच्टोफेन, रैडजेल, हैटनर, अल्बर्ट पेंक, कार्ल हाउसोफर, ऑटो स्ल्यूटर आदि इस काल के प्रमुख भूगोलवेत्ता हैं। ठीक है, जिनके बारे में हम आगे देखते हैं। दोस्तों ये अगर एक वीडियो में ख़त्म नहीं होता है तो पार्ट 1, 2 करके हम देखेंगे आगे। ठीक है, वैसे जर्मन भूगोलवेत्ताओं की एक जो पार्ट 4 हम डाल चुके हैं, तो 5वां पार्ट है ये। शास्त्रीय काल के जो जर्मन भूगोलवेत्ता थे उनका नाम, पहला नाम आता है ऑस्कर पेशेल, जिनका जन्म 1826 में हुआ और मृत्यु 1875 में हुई थी। कहाँ पे? जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। पेशेल जी का चित्र है ये भी आप देख लीजिए। आगे देखते हैं। 1871 में लीपजिंग विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी ऑफ लीपजिंग में भूगोल के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, जहां वे 4 वर्ष तक यानी कि मृत्यु पर्यंत कार्यरत रहे थे। ये दोस्तों पत्रिका आपसे पूछी जाती है कि दास अमलैंड किसकी पत्रिका है, तो ऑस्कर पेशेल की है। ठीक है, नामक भौगोलिक पत्रिका के संपादक थे, जिसमें विदेशी लेखकों के लेख प्रकाशित होते थे। उन्होंने कांट, हम्बोल्ट और रिटर की आदर्शवादी विचारधारा की आलोचना की और पदार्थवादी दर्शन यानी कि मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, इनकी रचनाएं देख लेते हैं। अन्वेषण का युग यानी एज ऑफ डिस्कवरी जो 1858 में प्रकाशित हुई। भूगोल का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी जो 1865 में प्रकाशित हुई। तुलनात्मक भूविज्ञान की नई समस्या यानी कि न्यू प्रॉब्लम ऑफ कॉम्परेटिव अर्धकुंटे जो 1869 में प्रकाशित हुई। मानव जातियाँ और उनका भौगोलिक वितरण, द रेसेस ऑफ मैन एंड दियर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन या ओलकर कुंडे जो 1874 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसके बाद था अब 5वीं पुस्तक थी उनकी भौतिक भूविज्ञान यानी फिजिकल अर्धकुंडे जो 1879 में प्रकाशित हुई, यानी कि इनकी मृत्यु के बाद। इनके योगदान के प्रमुख क्षेत्रों को देख लेते हैं। इन्होंने तुलनात्मक भूगोल यानी कॉम्परेटिव ज्योग्राफी पर काम किया। तुलनात्मक भूगोल का मतलब कि ये अलग अलग क्षेत्रों की तुलना करके निष्कर्ष निकालते थे। ठीक है, इसके बाद भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी पर भी इन्होंने काम किया। पेशेल की विशेष रुचि भू आकृति विज्ञान में ही थी। उन्होंने अपने भौतिक भूविज्ञान में पृथ्वी तल के भौतिक स्वरूप का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसीलिए इन्हें आधुनिक भौतिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। ये आप याद रखेंगे कि आधुनिक भौतिक भूगोल का संस्थापक किसे मानते हैं, तो ऑस्कर पेशेल को माना जाता है। उन्होंने भौतिक भूगोल को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया था। यानी कि आधुनिक भौतिक भूगोल के संस्थापक इन्हें क्यों माना जाता है, क्योंकि इन्होंने आधुनिक भौतिक भूगोल को एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया था। ठीक है, इसलिए माना जाता है।
पेसिल ने उच्चावच के प्रकारों का जननिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसे भू आकृतिक विचारों का जन्म हुआ। पेसिल के द्वारा किए गए भू आकृतिक अनुसंधानों से भौतिक भूगोल के क्षेत्र में नवीन क्रांति उत्पन्न हो गई, इसीलिए इन्हें आधुनिक भौतिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। इसके बाद इन्होंने क्रमबद्ध अध्ययन पर जोर दिया। ठीक है, क्रमबद्ध अध्ययन बताया आपको कि संपूर्ण पृथ्वी को एक इकाई मान करके अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल पर इन्होंने फोकस किया। मानव भूगोल का मतलब है कि अलग अलग क्षेत्रों में मानव की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, ये आपका मानव भूगोल होता है। तो उन्होंने मानवीय पक्ष पर जोर दिया था। मानवीय पक्ष पर जोर देते हुए उन्होंने एक पुस्तक लिखी, मानव प्रजातियां और उनका भौगोलिक वितरण, या इसी का दूसरा नाम है वोल्कर कुंडे, ठीक है, नामक ग्रंथ भी लिखा था। वे मानव प्रजातियों का वर्गीकरण करने वाले प्रथम विद्वान थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम मानव प्रजातियों का वर्गीकरण करने वाले प्रथम विद्वान कौन से थे, तो पेसिल थे। पेसिल ने मानव भूगोल की विषय वस्तु के अंतर्गत 4 प्रमुख तथ्यों को सम्मिलित किया। कौन? मानव की भौतिक दशाएं, भाषाई विशेषताएं, ठीक है, और औद्योगिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के चरण, और इसके साथ साथ मानव प्रजातियां। यानी इन्होंने मानव भूगोल की विषय वस्तुओं में इन 4 को सम्मिलित किया था। उन्होंने मानचित्र की सहायता से नॉर्वे के फ्योर्ड तट, ये भी दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि फ्योर्ड तट वाला देश किसे कहते हैं, तो नॉर्वे को कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। तो इन्होंने मानचित्र की सहायता से नॉर्वे के फ्योर्ड तट के अध्ययन कर यह कल्पना प्रतिपादित की कि फ्योर्ड पृथ्वी की पपड़ी पर दरारें व नालियाँ हैं और ये धरातल हिमानियों द्वारा बने होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा गया है दोस्तों कि फ्योर्ड का निर्माण कैसे होता है, तो धरातल की हिमानियों के द्वारा होता है। ठीक है, और फ्योर्ड का देश किसे कहते हैं, तो नॉर्वे को कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद जर्मन भूगोलवेत्ताओं में अगला नाम आता है फर्डिनेंड वान रिच्टहोफेन का। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये आप याद रखेंगे। रिच्टहोफेन जी का ये चित्र दिखाया गया है। ठीक है, इनके जीवन परिचय पर नज़र डाल देते हैं। रिच्टहोफेन का जन्म 1833 में हुआ और इनकी मृत्यु 1905 में हुई। ठीक है, जन्म जर्मनी के साइलेशिया राज्य के एक संपन्न परिवार में हुआ था। ठीक है, जैसे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी प्रकार जर्मनी का एक राज्य था साइलेशिया, जहाँ पर रिच्टहोफेन का जन्म हुआ था। ठीक है, अपनी अभिरुचि के अनुसार रिच्टहोफेन ने भूगर्भ शास्त्र में प्रशिक्षण किया था। भूगर्भ शास्त्र यानी कि जियोलॉजी। ठीक है, जियोलॉजी में इन्होंने अध्ययन किया। रिच्टहोफेन जी ने विद्यार्थी जीवन में ही आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र की भूरचना पर शोध कार्य किया था। 1860 में रिच्टहोफेन के नेतृत्व में पूर्वी एशिया यानी चीन में भूमि और खनिज अन्वेषण के लिए एक अन्वेषण दल भेजा गया। यानी कि चीन में ये पता करने के लिए कि वहाँ पर खनिज कितने हैं, कैसे हैं, ठीक है, इस प्रकार के अध्ययन के लिए एक दल भेजा गया, जो कि जिसके कैप्टन कौन थे, रिच्टहोफेन थे। ये कब भेजा, कब गया था, 1860 में। ठीक है, चीन में विस्तृत क्षेत्र अध्ययन करके उन्होंने पर्याप्त भौगोलिक सामग्री एकत्रित की। ठीक है, इन्होंने 1862 में चीन से चलकर प्रशांत महासागर को पार करके संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तटीय राज्य कैलिफोर्निया की यात्रा की और वहां स्वर्ण भंडारों का पता लगाया। ठीक है, दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो कैलिफोर्निया है ये सिलिकॉन घाटी भी इसे कहते हैं, सिलिकॉन घाटी। ठीक है, सिलिकॉन घाटी विश्व में किसे कहते हैं, कैलिफोर्निया को कहते हैं, जो कि एक यूएसए का राज्य है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों कि भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन है आपका, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रिच्टहोफेन ने चीन में गहन भूगर्भिक सर्वेक्षण के पश्चात कई विस्तृत कोयला क्षेत्रों की खोज की और उनका मानचित्र भी तैयार किया था। यानी अभी आप देख रहे होंगे कि जो रिच्टहोफेन का कार्य क्षेत्र है वो चीन में ही ज़्यादातर चल रहा है। ठीक है, ये दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बहुत ज़्यादा।
कि उन्होंने गोबी मरुस्थल आपको बता दें कि ये मंगोलिया में है, ठीक है, पूर्वी भाग में लोयस मिट्टी के विस्तार का भी अध्ययन किया था, ठीक है। तो लोयस मिट्टी के विस्तार का अध्ययन सर्वप्रथम चीन में या गोबी मरुस्थल में किसने किया था? तो रिस्टोफेन ने ही किया था। वे चीन में भूविज्ञानी के रूप में गए थे और एक भूगोलवेत्ता बनकर वापस लौटे। 1875 रिस्टोफेन को बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया गया, यानी कि लेक्चरार बनाया गया। 2 वर्ष पश्चात यानी 1870 में उनकी नियुक्ति बोन विश्वविद्यालय, पहले बर्लिन विश्वविद्यालय 1875 और फिर 1870 में बोन विश्वविद्यालय के में प्रोफेसर एवं संस्थापक अध्यक्ष पद पर हो गई उनकी नियुक्ति। 1883 में वे लीपजिंग विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुए, ठीक है। 1875 में बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रवक्ता, 1870 में बोन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और 1883 में लीपजिंग विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर बने। इसके बाद 1886 उन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय में भौतिक भूगोल का प्रोफेसर और अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया, जहां वे मृत्यु पर्यंत यानी 1905 तक लगभग 20 वर्षों तक सेवाएं अपनी देते रहे, ठीक है। रिस्टोफेन के योगदान पर बात कर लेते हैं। रिस्टोफेन का प्रमुख योगदान भौतिक भूगोल, विशेष रूप से भू आकृति विज्ञान के क्षेत्र में था। यानी रिस्टोफेन ने किस क्षेत्र में काम किया? भू आकृति विज्ञान के क्षेत्र में। वे भौमिकी यानी जियोलॉजी और भूगोल को एक दूसरे का अभिन्न अंग मानते थे। यहाँ पे नोट करके बताया गया है कि जो बर्लिन भौगोलिक संस्था की स्थापना की थी वो रिटर महोदय ने की थी, कार्ल रिटर ने। ये हमने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था आपको कि बर्लिन भौगोलिक संस्था की स्थापना कार्ल रिटर ने की थी। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे चीन का भूगोल। इसमें चीन की यात्राओं पर आधारित अध्ययनों का लेखा जोखा है, जिसका प्रकाशन 5 खंडों में 1870 से 1912 के बीच में हुआ। प्रथम 3 खंडों में क्रमशः मध्य एशिया, यानी कि पहले खंड में मध्य एशिया, दूसरे खंड में उत्तरी और दक्षिणी चीन के भौतिक स्वरूप और मानव क्रियाकलापों पर उनके प्रभाव की व्याख्या की गई है। चौथे और 5वें खंड में का प्रकाशन रिस्टोफेन की मृत्यु यानी 1905 के पश्चात हुआ था, जिसमें चीन की यात्रा पर भौगोलिक वर्णन किया गया है, ठीक है। उनकी दूसरी पुस्तक है भूगोल की समस्याएं और विधियां, यानी विधि तंत्र से संबंधित। यह पुस्तक 1833 में प्रकाशित हुई थी, 83 में। इसके बाद तीसरा काम है उनका कि शोध यात्रियों की निर्देशिका नामक पुस्तक। यह पुस्तक का नाम था शोध यात्रियों की निर्देशिका, 1886 में प्रकाशन हुआ इसका। यह रिस्टोफेन द्वारा चीन में किए गए सर्वेक्षण और अध्ययन पर आधारित है, ठीक है। इसके बाद चीन की मानचित्रावली 1902 में प्रकाशित हुई थी। रिस्टोफेन की मौलिक विचारधारा भूगोल में क्षेत्रीय भिन्नता से संबंधित है, ठीक है। यानी इन्होंने सबसे अधिक क्षेत्रीय भिन्नता पर काम किया, ठीक है। उन्होंने भूगोल को क्षेत्र वर्णनी विज्ञान यानी कोरोलॉजिकल साइंस बताया, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि क्षेत्र वर्णनी विज्ञान की संकल्पना किसने दी थी, तो वो हेटनर ने दी थी। इन्होंने केवल अभी बात करना शुरू किया था, ठीक है, लेकिन विस्तृत वर्णन इसका हेटनर ने किया था। इसलिए क्षेत्र वर्णनी विज्ञान का जो संस्थापक था वो हेटनर था, ठीक है। लेकिन रिस्टोफेन भी मानते थे कि भूगोल एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है। रिस्टोफेन के अनुसार भूगोल में भूतल के क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। भूगोल को क्षेत्र वर्णनी विज्ञान यानी स्पेशियल साइंस का स्वरूप प्रदान करने में रिस्टोफेन का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम बता दें आपको कि जो क्षेत्रीय भिन्नता का मतलब है कि जैसे ये संपूर्ण पृथ्वी है, तो क्षेत्रीय भिन्नता का मतलब है कि ए क्षेत्र बी क्षेत्र से पूर्णतः भिन्न है, ठीक है, और सी क्षेत्र बी क्षेत्र से पूर्णतः भिन्न है, और भूगोल इन्हीं अलग अलग क्षेत्रों की भिन्नताओं का अध्ययन है, ठीक है। ये क्षेत्रीय भिन्नता है। दोस्तों ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है आपका कई एग्जामों में कि हार्टसॉन के अनुसार भविष्य के लिए भौगोलिक विचार के दिशा निर्देश को किसने प्रतिपादित या निर्धारित किया था, तो वो थे रिस्टोफेन। किसके अनुसार? हार्टसॉन के अनुसार। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चीन के विस्तृत अध्ययन के पश्चात उन्होंने चीन का भूगोल नामक पुस्तक की रचना की।
वे प्रथम जर्मन विद्वान थे जिसने सामान्य और प्रादेशिक भूगोल के अंतर को स्पष्ट किया था। दोस्तों अंतर होगा, यहाँ पे अंदर नहीं होगा। यानी कि इन्होंने, जो रिच्टोफेन थे, उन्होंने सामान्य भूगोल यानी जनरल और प्रादेशिक भूगोल के मध्य अंतर को स्पष्ट किया, और वे प्रादेशिक भूगोल को वितरण विज्ञान यानी कोरोलॉजिकल साइंस मानते थे या नाम दिया। यानी कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रादेशिक भूगोल को वितरण विज्ञान यानी कोरोलॉजी किसने कहा था? तो रिच्टोफेन ने कहा था। रिच्टोफेन ने विभिन्न आकार के अध्ययन के लिए विभिन्न रीतियों को अपनाया। ठीक है, यानी कि जो विभिन्न आकार के अध्ययन है उनकी अध्ययन के लिए कई रीतियों को अपनाया, जो बढ़ते क्रम अनुसार निम्न प्रकार की थी। इराडेटाइल, एर्डेटेले या विश्व के प्रमुख भूभाग, लैंडर या प्रमुख देश। ठीक है, यानी पहले भूभाग फिर देश। इसके बाद लैंडशाफ्टेन यानी भूदृश्य अथवा लघु प्रदेश। अर्लिच कैटेन, अर्लिच कैटेन यानी स्थानीय बस्तियाँ। ठीक है दोस्तों, ये चारों वर्ड आप याद रखेंगे क्योंकि कभी भी क्वेश्चन जो बनेगा हो सकता है क्रम लगाने के लिए पूछ ले आपसे कि जो रीतियाँ अपनाई थी रिच्टोफेन ने उनका क्रम क्या था, बढ़ते क्रम के अनुसार बताइए। ठीक है, बढ़ते क्रम में पूछ सकता है, अवरोही क्रम में पूछ सकता है, आरोही क्रम में पूछ सकता है, तो आप याद रखेंगे। पहले इराडेटाइल था जो सबसे बड़ा था, फिर लैंडर, फिर लैंडशाफ्टेन। ठीक है, और इसके बाद अर्लिच कैटेन था, तो ये भी आप याद रखेंगे, कभी भी पूछा जा सकता है। उसने ही सर्वप्रथम फ्योर्ड तटों और रिया तटों के अंतर को स्पष्ट किया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे कि फ्योर्ड तट और रिया तटों के अंतर को स्पष्ट किसने किया? तो रिच्टोफेन ने। जो फ्योर्ड तट होते हैं दोस्तों, वो हिमानी घाटियाँ जो डूब जाती हैं सागरों में वे होती हैं, और रिया तट वे होते हैं जो स्थल खंड के डूबे हुए भाग होते हैं। ठीक है, इन्होंने भूगोल को क्षेत्र वर्णन ज्ञान यानी कोरोलॉजिकल साइंस बतलाया, जिसके अंतर्गत पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं यानी एरियल वेरिएशंस का अध्ययन होता है। ये हमने ऊपर भी देखा है। उनका यह मानना था कि भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के तल के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जहां स्थल, जल, वायु और जैवमंडल एक दूसरे से मिलते हैं। इसके लिए उन्होंने इरोडोबर, फ्लैचिन, कुंडे, ये दोस्तों ये जर्मनी के शब्द हैं तो कुछ ऐसे ही उटपटांग के होते हैं। ठीक है, यानी इन्होंने कोरोलॉजिकल साइंस के लिए इरोडोबर, फ्लैचिन, कुंडे शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, उनके अनुसार भूगोल का प्रमुख उद्देश्य उस संबंध की खोज करना है। यहाँ पे झिझ नहीं होगा दोस्तों, खोज होगा। ठीक है, खोज करना है उस संबंध की जो मनुष्य, प्राकृतिक धरातल और जीव समूह के मध्य संतुलन बनाए रखता है। इसकी खोज करना ही प्रमुख भूगोल का उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में बात हम यहीं तक करते हैं। आज हमने क्रम को देखा, खोज यात्रियों का क्रम। ठीक है, पुनर्जागरण के भूगोलवेत्ताओं का क्रम, 18वीं शताब्दी के भूगोलवेत्ताओं का क्रम, आधुनिक शास्त्रीय जर्मन भूगोलवेत्ताओं का क्रम हमने देखा। साथ ही साथ हमने ऑस्कर पेशिल और रिच्टोफेन के बारे में भी बात की। ठीक है दोस्तों, जो दोस्तों PDF है इस वीडियो का, वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जर्मन भूगोलवेत्ताओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।